स्वागत करता हूं बच्चों आप सबका टॉप 15 फिजिक्स के चैप्टर की सीरीज में जो आपके जी मेन फर्स्ट अटेम्प्ट को क्रैक करने के लिए हमने चला रखी है। और जो नीट के बच्चे हो बने रहना क्योंकि आपका ऑसम प्रैक्टिस हो जाएगा बॉस इन क्वेश्चंस के थ्रू। और ये टॉप 15 जो चैप्टर है ना जहां से जे मेन्स वालों ने लास्ट कुछ सालों में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनाए हैं। तो टॉप 15 चैप्टर का आप यूज करें, इनको स्टडी करें मेरे साथ इस सीरीज में और बेहतरीन प्रैक्टिस करके जाए। सबसे बढ़िया रिविजन और उसका न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उनको अप्लाई कैसे करना है ये सब टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों। बने रहना। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं ये पूरी सीरीज आपके लिए सब कुछ बदल देगी और आपको कॉन्फिडेंस देगी न्यूमेरिकल फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। राइट, सो हियर वी गो। तो हालांकि टोटली फोकस्ड है जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन नीट वाले मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी ऑसम होगा क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल तो सेम लेवल पे ही लगभग रहते हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा बच्चों। तो आज की बात करेंगे बच्चों हम ग्रेविटेशन की। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन। गाइस आप ये मान के चले कि आपके जेईई मेंस के हर सेट में क्वेश्चन आएगा, लगभग हर सेट में आएगा। बहुत कम होगा कि किसी सेट में ना आए। तो और कैसा लेवल का आएगा सर? इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आता है। एक मिनिमम मानो, मैक्सिमम दो मानो, लेकिन हमें पता है इजी लेवल का होता है तो भाई हम करके जाएंगे। और जो नीट के बच्चे हैं आपके एग्जाम में से 2 से 3 प्रॉब्लम आती है हर साल, 2 तो आप मिनिमम 100% मान के चले। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के कॉन्सेप्ट के साथ, आज के न्यूमेरिकल के साथ, और बेस्ट रिवीजन हम करके जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक को सीखेंगे, उनको अप्लाई करना। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं सर आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन मैं अगर आपको बता दूं तो व्हाट इज दैट, जो पढ़ के आपको पता चलेगा कंसेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने देखा है कि काफी ज्यादा इससे रिलेट करके, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट करके क्वेश्चन आते रहते हैं। सो दैट इज इफ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज दिस। उसने बोला हमारी अर्थ है भाई, अर्थ की रेडियस आर है और इसके सरफेस पे जो जी की वैल्यू है सरफेस पे वो दे रखी है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई के टर्म्स में दे रखी है, उसका स्क्वायर दे रखा है। अच्छा सर, देन द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। ओहो, सेकेंड्स पेंडुलम की बात कर रहा है। लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो बच्चों जो सेकेंड्स पेंडुलम का नाम की जो चिड़िया है ना, ये जो पेंडुलम होता है ना, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक ऐसा पेंडुलम, इसका बॉब है जिसका मास m है, इसके ये जो स्ट्रिंग है जिससे कनेक्ट होता है उसकी लेंथ l है। सिंपल। और जब ये ऑसिलेट करता है, आपको पता है इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो कंसेप्ट को जल्दी से रिवाइज करा के क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, डोंट वरी। बस बने रहना, आप देखो ना टेक्निक क्या होती है क्वेश्चन को क्रैक करने की। सिंपल पेंडुलम का अगर आपको याद हो अगर मैं इसको एक सिंपल पेंडुलम मान लूं बच्चों, ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और अगर उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स हो जाए और वो 2 सेकंड रहे, 2 सेकंड, तो उसको हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। सिंपल मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड हम कर दे, उसके ऑसिलेशन को एग्जीक्यूट करने का फिक्स टाइम कर दे 2 सेकंड, तो उसको सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। सिंपल, उसका टाइम पीरियड हमेशा उसके नाम में है 2 सेकंड। अच्छा सर, तो उसने बोला है बच्चों की देन द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट ए हाइट h इक्वल टू 2r। यानी उसने हाइट दे रखी उस पेंडुलम की, कहां पे वो ऑसिलेट कर रहा होगा, 2r, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से बाहर। तो एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दिया उसने, बेहतरीन बना दिया इस क्वेश्चन को। आप समझे, इनिशियल उसने बोला अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू इतनी है, लेकिन अब वो पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ये हमारी अर्थ है। अगर बॉस ये हमारी अर्थ है इतनी बड़ी सी, इसकी रेडियस अगर आर है, तो इसके सरफेस से बाहर किसी पॉइंट P पर h हाइट भी दे दी आपको, दैट इज 2r। यहां पे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, आप ऐसे समझो, यहां पे अगर वो पेंडुलम ऑसिलेट करे और वो सेकंड पेंडुलम है, तो बताओ इस हाइट पे उसकी लेंथ कितनी होगी, है ना? लेंथ ही पूछा है ना, यस, लेंथ बतानी है उसकी सेकंड्स पेंडुलम के स्ट्रिंग की। अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो कैसे करें सर? मैंने आपको अभी बताया कि सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है सिंपल, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। बस यहाँ 2 पुट करेंगे, इसी से सॉल्व करेंगे और हम लेंथ निकालेंगे। लेकिन रिमेंबर, ये अर्थ के सरफेस पे रह के ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये किसी हाइट पे बाहर जाके कर रहा है। तो इस टी की जगह तो 2 ही रखेंगे, 2 पाई एज इट इज रहेगा गाइज। अंडर रूट एल निकालना है, जी लेंगे, जी इफेक्टिव,
क्योंकि जी चेंज हो जाता है जब आप किसी भी चीज को अर्थ के सरफेस से बहुत बाहर ले जाते हैं। कितने बाहर सर? इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये ह्यूज हाइट है। ओ वाओ! तो ये हो गया केस कि जी की वैल्यू एट एनी एल्टीट्यूड, जो बहुत ज्यादा बाहर है उस पे जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? अच्छा सर ठीक है। तो अगर इस पे जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस हाइट पे, यहां पे, तो जी कैसे निकालोगे बच्चों? याद करो किसी भी हाइट पे अर्थ का सरफेस जी होता था, जी एट सरफेस आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से पहले आपको जी निकालना पड़ेगा उस हाइट पे, यानी ये वाला। ठीक है, तो जी एट हाइट, देखो ये फॉर्मूला भी यूज हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अर्थ के सरफेस के बाहर एक ऐसी हाइट पे जी की वैल्यू पूछे जो रेडियस के टर्म्स में गिवन होगी, जो बहुत ज्यादा हाइट होती है ना कि बहुत कम, तो उस केस में गाइज आप जी की जो वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, भाई इधर देख लिया करो यार, दिखना चाहिए। उस केस में जब आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे गाइज, तो बस आपने ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, क्योंकि हाइट की वैल्यू यार रेडियस के टर्म्स में होती है और वो बहुत लार्ज वैल्यू होती है बॉस। तो हम लिखेंगे जी एट सरफेस इंटू आर ओवर आर प्लस एच दे रखिए 2r, उसका करेंगे होल स्क्वायर, तो बनेगा जी एस। और देखो आर आर कॉमन आके कैंसिल, तो यहाँ 2 + 1 दैट इज 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 बचेगा। तो यहाँ पे जो जी हाइट पे आ रहा है वो जी इनिशियल जी जो सरफेस पे है उसका 1/9 है। यानी सर आप ये कह रहे हो, हम यहाँ पे जब आंसर करेंगे तो टी 2 पाए, ये 2 तो कैंसिल ही कर दो ना भाई, है कि नहीं? तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पाई बचेगा और अंडर रूट में बचेगा L/G/9, और ये 9 ऊपर जाएगा बच्चों, तो अंडर रूट में होगा 9L/G। यस सर, ओके। और यहाँ 1 बच गया, दोनों साइड का स्क्वायर ले लो और आपका आंसर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ बचेगा 9L और बाई जी, तो बच्चों L आ गया आपका G/9। यानी दिस इज योर G/9। यार अगर मैं ध्यान से देखूं, हाँ ठीक है, जी की वैल्यू दे रखी है पाई स्क्वायर, और यहाँ पाई भी तो है, इसको मैं कैसे भूल गया? जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और जी की वैल्यू दे रखी है पाई स्क्वायर, ये तो इस जी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बचेगा भाई जी वो बचेगा 1/9 इतना मीटर। यानी उस सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1/9 मीटर है, क्योंकि हमें जी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है पाई स्क्वायर जो सरफेस पे था। खतरनाक ना? यस, सिंपल, लेकिन मल्टी कंसेप्ट का यूज करा और बड़े से क्वेश्चन को डिजाइन किया। सो डरने का नहीं गाइस, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया कैसे करेंगे, और ये फॉर्मूला कमाल का फॉर्मूला है बॉस। ये किसी भी हाइट पे अर्थ के सरफेस से बाहर एक हाई एल्टीट्यूड पे वो हाइट जो रेडियस के टर्म्स में गिवन होती है, ये वाला फॉर्मूला आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। चलते हैं आगे और देखते हैं उसका कंसेप्ट क्या, उसको भी सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और बेहतरीन तरीके से इस बेहतरीन जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा मैं अप्लाई करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फिर इस सीरीज के थ्रू ये भी बताऊंगा कि कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। डरने का नहीं, डरने का नहीं, बस फॉलो करते रहो, मजा आएगा आपको इस जर्नी में। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू अगर हम सीखेंगे ना, तो और भी ऑसम होगा आपके लिए, और आपको पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, तो लेट्स सी। उसने बोला ए लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द मैसिव स्टार इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक हमारे पास एक मैसिव स्टार है, लेट्स सी, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, उसने बोला ए लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए मैसिव स्टार इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। मतलब ये जो मैसिव स्टार है, ये स्टार है कोई, इसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। ये यहाँ पे हम एक प्लैनेट मान लेते हैं इसको, ठीक है, और इस जिसके अराउंड ये कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की रेडियस इसकी आर है। ठीक है सर, बढ़िया। विद द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी, और जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो वापस घूम के जब बच्चों वापस एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, इसका टाइम पीरियड है टी। और आप सबको पता है जो टाइम पीरियड होता है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस 2πr लेंगे, सर्कमफेरेंस और वेलोसिटी रहेगी v। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो लिख लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, क्योंकि हमने तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने हैं ना यार, वो भी तो मैंने आपको बताना है कि नहीं। यस, तो समझो बात को, आगे बढ़ते हैं। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू, उत्तरी सर, मतलब कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं बॉस। और यहां पे स्टार और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दे रखा है उसने कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स रेडियस की पावर -3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गिवन है, और हमें पता है ये फोर्स तो सेंट्रीपिटल होता है। अगर कोई प्लैनेट
किसी भी स्टार के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ पक्का सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ना। और उसने बोला वो जो फोर्स है वो इस तरीके से हमने दे रखा है। ठीक है सर, बढ़िया। देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। उसने बोला जो उसका टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है। कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टाइम निकालना पड़े तो फोर्स के बारे में समझो कि यहां तो सर्कुलर वाला ऑप्शन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमें टाइम निकालना है बच्चों, टाइम, तो याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स मैं आपको याद दिला दूं mv²/r होता है। r रेडियस है, v इसकी स्पीड है जिसके साथ ये रिवॉल्व कर रहा होगा। लेकिन ये लीनियर वेलोसिटी, हमें तो एंगुलर चाहिए भाई। आप सबको पता है v = r ओमेगा, तो इस फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो r mr²। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो। जब यहाँ पे v की वैल्यू r ओमेगा², एक r कैंसिल होगा तो ये बचेगा, क्योंकि ओमेगा में ही तो होता है टाइम। ओमेगा को लिख सकते हो 2π/t। दिस इज द वे, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द तरीका टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आपको डिफिकल्ट सी नजर आती है। लेकिन मेरे साथ आपकी जर्नी में आसान बनाऊंगा, जो कंसेप्ट आपको आते हैं उनको अप्लाई करना सिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम बच्चों करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे mr² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻³ कमाल सर। हमें मास से मतलब नहीं है क्योंकि हमें प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंडेंसी बतानी है टाइम रेडियस पे कैसे है। बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब ये रेडियस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ω² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता हूं मैं, ठीक है बच्चों, और r⁻³ दे रखे और ये r नीचे आएगा इसके, ठीक है, ऊपर जाकर ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ω² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऊपर जाके क्या लिख सकता हूं मैं, देखो उसको r-3/2 ऊपर जाके -1, इनको ऐड करो, माइनस पावर ऐड हो जाएगी तो -r, ये बचेगा आपका 5/2। ओ वाओ सर, यस। और बच्चों आपको पता है हमें टाइम चाहिए, हमें ओमेगा नहीं चाहिए, तो ये होता है 2π/t और इसका करेंगे स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻⁵/2। ओहो, हमें 2π से मतलब नहीं है तो इसका भी स्क्वायर होगा तो 4π² होगा। हमें कांस्टेंट है मतलब नहीं, हमें t से मतलब है, t का स्क्वायर, यानी यहाँ बचेगा 1/t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻⁵/2। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो t ऊपर जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो 5/2 आएगा। यानी t का स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखें, t का स्क्वायर रेडियस की 5/2 पावर पे डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन चेक कर लो, उड़ा डालो, ऑप्शन चेक कर डालो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द तरीका टू सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस। और अगर टाइम पूछता तो यहां से पावर हटा दो, तो पावर हटाओगे तो जो 5/2 है इसका भी 1/2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बॉस, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵/4 आएगा, तब आंसर ये आएगा। लेकिन t² की डिपेंडेंसी पूछ रहा है। अरे वाह सर, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल आप कमाल करने वाले हो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सीरीज को फॉलो करोगे, सारे क्वेश्चन करोगे, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख जाओगे एक बार। अंडरस्टूड? बने रहना बस। आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, बेस्ट तरीके से क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं मॉडरेट लेवल तक, वो जमाने नहीं है जब बहुत अच्छे लेवल के टफ से क्वेश्चन आते थे, क्योंकि बहुत सारे सेट होते हैं, उसके हिसाब से बनाने होते हैं किसी और बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। इसलिए आप बेसिक फंडामेंटल पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे आपको उतना फायदा होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी तो मैं क्या ही बताऊं, मैं सोच रहा था इसको अवॉइड करूं, लेकिन क्यों करूं, जितना आसान उतना भी बताना आपको जरूरी है यार, क्योंकि जितना छोटा उतना खोटा, सिली मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। सर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे? चलो बताता हूं ना पहले कैसे, ठीक है। उसने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। हमें पता है हमारी अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ की रेडियस अगर हम r मान ले, इसका मास m मान ले, तो इसके सरफेस पे है अगर हम जस्ट, तो सरफेस पे जो g की वैल्यू होगी उसको g दे रखा है, मैंने GS लिख दिया सरफेस के नाम से, जिसे याद रहे। इफ डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, डायमीटर मतलब अगर आप अर्थ के डायमीटर को हाफ कर रहे हो, मतलब रेडियस को भी हाफ कर रहे हो, तो इसका मतलब इनिशियल रेडियस अगर उसकी r है तो फाइनल रेडियस भी r/2 हो जाएगी ना, क्योंकि अगर हम इनिशियल डाया ऑफ अर्थ का डायमीटर हम d माने तो d2 कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और d आपको पता 2r होता है, रेडियस भी हाफ हो जाएगी ना भाई। यस सर, तो अल्टीमेटली रेडियस को वो हाफ कर रहा है अर्थ की, ठीक है सर। फिर क्या पूछेगा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब बताओ, अगर मैं अर्थ का साइज कम कर रहा हूं, ये हमारी अर्थ पहले r रेडियस की थी, अब r/2 की होगी, तो इस केस में इसके अर्थ के सरफेस पे अब बताओ कितना g होगा। तो यार इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, g की वैल्यू निकालनी है, और g की वैल्यू आप सबको पता है अर्थ के सरफेस पे gm/r² होती है।
होती है कि नहीं? यस। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास सेम ही रहेगा ना भाई, अर्थ ही एक ही तो है, और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लिखेंगे जी इनिशियल, जी फाइनल, फाइनल, रेडियस क्योंकि इनवर्सली, और उसका स्क्वायर कर दो, फिनिश। फिनिश देखो बच्चों वाला 9th क्लास में भी पढ़ा था आपने, ठीक है। ये है जी, ये निकालना है, और ये दे दिया आपको r/2 और इंटू आर, और इसका कर दो होल स्क्वायर, तो बनेगा 1/4। तो G2 बच्चों आ जाएगा 4G, यानी साइज कम करते ही जी की वैल्यू बढ़ गई 4 टाइम्स। ओहो कमाल हो गया सर, ये तो कमाल हो गया। यस, एक चीज और बता दो एडिशनल, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सर, ऐसे ही आएगा क्या? देखना भाई, मैं तेरे को बता रहा हूं, अगर वो अर्थ के सरफेस ना पूछ के किसी हाइट पे पूछे बाहर, और वो जो हाइट है वो एन आर के टर्म्स में गिनो, रेडियस एन टाइम्स हो, एन कुछ भी हो सकता है भाई, 1 हो सकता है, 2 3 4 वॉट, या 1/2 हो सकता है, या 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1/4 वॉट, कुछ भी हो सकता है। तो ये हाइट बहुत लार्ज हाइट मानी जाती है, और इस केस में अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, जब भी किसी हाई हाइट पे पूछा जाएगा तो जी एट सरफेस r/r+h का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखियो बॉस। और अगर वेट पूछे उस हाइट पे तो यहां मास से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, तो ये वेट एट एनी हाइट, वेट एट सरफेस बनेगा, और r/r+h का होल स्क्वायर यूज करोगे। एडिशनल कॉन्सेप्ट जो करके जाने चाहिए, क्वेश्चन तो जरूर आएगा बॉस। अच्छा सर, अगर लेकिन वो हाइट बहुत कम हुई रेडियस से, तो बच्चों अगर वो 1000 ऑफ किलोमीटर से कम की हाइट हुई, 1000 ऑफ किलोमीटर से, तो ये बहुत कम वाली हाइट का केस है, तब आपका जी उस हाइट पे निकालते हैं, जी एस अगर आपने पढ़ा है 2h/r, इस वाले फॉर्मूले से, ये अप्रोक्सीमेशन करके निकाला गया है। लेकिन अगर हाइट ज्यादा है रेडियस के टर्म्स में है, तो ये वाला फॉर्मूला, वेट निकालो, जी निकालो, व्हाटएवर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक चीज और बता दूं, अगर बच्चों मास की बात ना करके अर्थ की डेंसिटी की बात कर रहा है, तो उसको हम डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और डेंसिटी के टर्म्स में जी की वैल्यू होती है 4/3 πρ/g। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी डेंसिटी के बारे में बात करें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अब मैं बता दूं, जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रखना भाई, डेंसिटी के टर्म्स में दिस इज, मास के टर्म्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और डेंसिटी के टर्म्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 1 के। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, न्यूमेरिकल तो चलो छोटा सा था, लेकिन उसके थ्रू मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना था ना यार। कमाल हो गया सर, ये तो बिल्कुल कमाल होगा। अभी आप आगे बढ़ते जाओ मेरे साथ साथ, आपको मजा आएगा इस पूरी जर्नी में, हर चीज मिलेगी मस्त, आपके क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए इजीली होगी। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है, डोंट वरी। उसने बोला एंगुलर स्पीड ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट सन। वो बोल रहा है कि मून की जो एंगुलर स्पीड होती है अबाउट अर्थ, अपनी ऑर्बिट में, ठीक है, अगर ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इसकी एक मून घूम रहा है, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट अबाउट अर्थ, अर्थ के अबाउट मून अपनी ऑर्बिट में यहां घूम रहा है, तो बोल रहे हैं मून की जो एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड मून की जब वो अर्थ के ऑर्बिट ऑर्बिट में है, राइट, मतलब अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, मून की एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। वो ऐसा बोल रहा है कि अगर वो बोल रहा है कि अगर वो एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट सन हो, राइट, इन इट्स ऑर्बिट अबाउट सन, यानी अर्थ की जो एंगुलर स्पीड होती है जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो ज्यादा होगी, यानी अर्थ की जब वो सन के अराउंड कर रही होगी, ये बोल रहा है ये ज्यादा होती है मून की जब वो अर्थ के अराउंड करता है, अर्थ से जब वो सन के अराउंड करती है। तो सर इसको कैसे बताएं बच्चों? एक चीज याद रखना, एंगुलर स्पीड हमेशा टाइम पीरियड, उसका जो रेवोल्यूशन टाइम होता है उस पर डिपेंड करती है, यानी ओमेगा हमेशा होता है 2π/t, तो हमें पता है ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है, जिसका रिवॉल्व करने का टाइम ज्यादा होगा उसका एंगुलर स्पीड कम होगी, जिसका कम होगा उसकी ज्यादा होगी। और एक चीज मैं बता दूं, जब मून अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको लगभग 27 डेज लगते हैं बॉस, ये आप ध्यान रखना। मतलब मून को अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए लगभग जो समय लगता है वो 27 डेज का समय होता है, जबकि जो हमारी अर्थ है आप सबको पता है सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व कर रही है उसको लगभग 365 डेज लगते हैं। यानी अर्थ का जो टाइम होगा, अर्थ ये हो गया मून का,
ये मून का टाइम है अराउंड अर्थ, ये अर्थ का टाइम है अराउंड सन, ये लगभग 365 डेज है, ये आप सबको पता है। मतलब ये दिन ज्यादा है, ये कम है, तो जिसके दिन ज्यादा होंगे मतलब उसका समय ज्यादा है बॉस, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। मतलब 27 डेज बहुत कम है मून के लिए, मतलब उसका समय कम है, उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। मतलब ये करेक्ट है, एकदम एकदम करेक्ट है, करेक्ट है ना? यस। यानी कोई मून अराउंड द अर्थ अगर घूम रहा है उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रही है उससे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोला है रीजन बुद्धि है, इसका असर्शन रीजन है, मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ। बिल्कुल सही है, अभी तो प्रूव किया हमने, मून का समय कम होता है ना, देन द टाइम टेकन बाय अर्थ मूव अराउंड द सन। बिल्कुल, यानी दोनों करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, वही तो दिया मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन, बस खत्म। ऐसे याद रखेंगे, उड़ा डालेंगे, मचा डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं फटाक से, मजा आएगा। डन, आ रहा है ना मजा? यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं क्या ही कहानी सुनाऊं, इसका रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे बेटर रहेगा, वरना बहुत लेंथी इसका सॉल्यूशन होता है, उतना सॉल्यूशन हमें करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज याद रखने का। कैसे सर? एट वॉट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है ना बॉस, वो बोल रहा है ये अगर हमारी अर्थ है, ये इसका सेंटर है, वो बोल रहा है अर्थ के सरफेस के बाहर और अर्थ के सरफेस के अंदर किस डिस्टेंस पर। लेट्स सी, अर्थ के सरफेस से बाहर और अर्थ के सरफेस के अंदर उसकी डेप्थ है और बाहर हाइट है, यानी यहां कोई पॉइंट और यहां पॉइंट, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। एट वॉट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम वेट। अगर कोई बंदा अर्थ के अंदर जा रहा है, वहां पे कोई पॉइंट है ए और बाहर जा रहा है बी, इन दोनों पॉइंट पे उसका जो वेट होगा वो सेम होगा। किस डिस्टेंस पर, किस कॉमन डिस्टेंस पे ऐसा होगा कि उनका वेट सेम हो, ठीक है, बॉडी विल हैव सेम वेट। तो बताओ वो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? इसके लिए ना आप क्या करेंगे, देखो अगर आपको याद हो, अर्थ के बाहर जब जाते हैं किसी हाइट पे तो जी की वैल्यू क्या होती है, हाइट पे जी की वैल्यू अभी बताया था मैंने, जी एस आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऑब्वियसली। और अगर डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू डेप्थ में क्या होती है, देखो ये फॉर्मूला रहेगा तो इसके थ्रू ये भी रिवाइज हो जाएगा। याद करो, जी एट सरफेस 1 माइनस डेप्थ ओवर आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये होती है। वेट सेम करना है तो यहां पे भी उसे बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये वेट आएगा उसका बाहर वाली हाइट पे और ये वेट आएगा उसका डेप्थ पे, इनको आप इक्वल करेंगे, इक्वेट कर देना, इक्वेट करके वहां से बच्चों आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? यानी बाहर कितना है और अंदर कितना है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है और इस दो कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपने। और जो यहां से वो डिस्टेंस निकल के आएगी ना भाई, उसको याद रखना आप, अंडर रूट ऑफ दिस इज द डिस्टेंस 5r माइनस आर बाई 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं r अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई 2। ये याद रखना इस केस में, जब भी आपसे पूछे अर्थ के बाहर एक डिस्टेंस मान लो, अर्थ के अंदर डिस्टेंस मान लो, उस सेम डिस्टेंस के लिए यहां पे और यहां पे वेट अगर सेम हो जाए तो बताओ वो डिस्टेंस क्या है जहां पे ऐसा होगा बाहर पे और इनसाइड पे। तो ये रिजल्ट फिक्स रहेगा, ये आपको याद रखना है, अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ये रिजल्ट याद रखना, वरना बहुत टाइम लगेगा यार सॉल्व करने में, आप खुद समझदार हैं, आपको दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए ना? क्वाड्रेटिक बनने का मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे डिस्टेंस को आप इक्वेट करोगे, हाँ मतलब इस वैल्यू को इक्वेट करके डिस्टेंस को अज्यूम करके उसको सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन मैंने कंसिडर इसलिए किया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, एंड कॉन्सेप्ट तो आपको चलो मैंने बता ही दिया। अब बढ़ते हैं आगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आगे मिलते जाएंगे सबके कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते जाएंगे और ये कंप्लीट चैप्टर हमारे पास होगा, इसके सारे बेस्ट कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करके जाने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट, और वो बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे और आपको मजा भी आएगा। और आपको ये भी पता चल रहा है कि एग्जाम वाले कौन से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, किसको बार बार रिपीट कर रहे हैं एंड ऑल, और कौन से कॉन्सेप्ट है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अ प्लैनेट टेक्स 200 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड सन। एक प्लैनेट है और सन के अराउंड किसी ऑर्बिट में, ठीक है, वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो उसको समय लग रहा है t1 बच्चों वो है 200 डेज। ओ अच्छा, यस। If the distance of the planet from the sun is reduced to 1/4 of its original distance, अगर बच्चों इस planet की sun से distance initially r है, अब वो बोलता है अगर initial distance r है तो इतना टाइम लग रहा है, अगर उस distance को हम reduce कर दें, कितना, r1/4 कर दे, 1/4 कर दे, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो यार आप सबको पता है planet की मोशन की बात कर रहा है, उसके टाइम ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, तो कैपलर्स थर्ड लॉ, यार याद आ गया, कैपलर्स थर्ड लॉ वो होता था टी का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसका क्यूब। यस सर, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
हम इसको स्क्वायर हटा दो यार, r की पावर 3/2 हो जाएगी ना, तो हम लिखेंगे t1 t2 r1 इनिशियल डिस्टेंस r2 फाइनल डिस्टेंस इसका होल पावर 3/2। याद आ गया सर, मजा आ जाएगा, अब तो उड़ा देंगे हम। यस, ऐसे ही करना है, यही समझना है वहां पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। इनिशियल टाइम कितना है 200 डेज, t2 निकालना है, r1 डिस्टेंस r2 कितनी कर दी, वो r1/4 कर दी भाई, और ये कितना है r3/2, तो 200/t2, यस सर, r कैंसिल 4 ऊपर जाएगा, 4 की पावर 3/2, और बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए 2 की पावर 2 लिख दो, 3/2 ये मल्टीप्लाई हो गए कैंसिल, तो आप सबको दिख रहा है यहाँ पे बचेगा 200, यहाँ बचेगा t2, यहाँ बचेगा 2 की पावर 3 एंड दैट इज 8, यानी t2 बच्चों आपका आ गया 200/8। ओ माय गॉड, दिस इज द टाइम, नेक्स्ट टाइम जब उसकी रेडियस, उनके बीच की डिस्टेंस आपने 1/4 कर दी, तो सर ये कितना आएगा 25 आएगा, तो आपको 8 से कैंसिल कर सकते हो, तो 25 डेज लगेंगे उनको केवल। देखो फास्ट हो गया ना मामला, जल्दी जल्दी घूम जाएगा वो, जल्दी जल्दी इतने समय में कर देगा कवर अपना एक रेवोल्यूशन, है कि नहीं? ओहो यस सर बिल्कुल, यानी कैपलर्स लॉ, थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं भाई, मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसपे क्वेश्चन आते हैं बॉस, ये तो कमाल हो गया। यस सर बिल्कुल। अब जो सेकंड लॉ था ना केपलर का, उस पे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें एक बेहतरीन टर्म आपने पढ़ा होगा एरियल वेलोसिटी का, राइट गाइज? अगर मैं बता दूं, एंगुलर जो मोमेंटम होता है, जो हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, वो होता है 2mda/dt, और ये जो होती है एरिया कवर्ड इन टाइम, ये कांस्टेंट होता था, यही था केपलर्स लॉ, जो कवर एरिया है सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा ये वैल्यू, और ये एंगुलर मोमेंटम है, ये उसका 2m, ये मास होगा ऑब्वियसली, ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, अगर फर्दर वो सॉल्व कराए दैट इज mvr, v और r मस्ट बी परपेंडिकुलर, क्या? और ये एरिया जो कवर कर रहा था वो a1 t1 समय में, वो दूसरा एरिया a2 t2 समय में, कांस्टेंट रहेगा रेशियो, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, ये भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, इतना तो बनता है है ना? यस चलो सर, ये तो मजा आ गया बच्चों। लास्ट के 2 क्वेश्चन है लेकिन धमाकेदार है, मतलब मजा आने वाला है उनको करने में, 2 नहीं भाई 3 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत मजा आएगा क्योंकि उनके थ्रू रिमेनिंग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएगा, उन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे करेंगे, फटाक से कर लेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या है सर, एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत प्यारा सा है, डायरेक्ट सा है, लेकिन बहुत स्मार्टली डिजाइन करा है भाई। क्या है सर, मतलब ऐसी क्या कहानी है, देखो जरा कितना धोखा देगा हमें वो सॉल्व कराने के लिए। उसने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, अगर ये बच्चों हमारी अर्थ है और अर्थ की रेडियस r है, इसके सरफेस से बाहर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो ये दे रखा है हमारे को -5.12 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी, ये गिवन है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, और ये पॉइंट अर्थ के सरफेस से बाहर है, हाइट डिस्टेंस h हाइट बाहर, और अभी बताया था मैंने h हाइट पे जो g लेंगे, हम g लेंगे r/r प्लस h का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हाइट पे दे रखी है बॉस 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इस पूरे की वैल्यू है। ये वाला जी जब होता है जब वो सरफेस पे होता है, याद आया, सब कनेक्ट है एक दूसरे से। वाओ सर, ये तो कमाल हो गया। एज्यूम दैट द मीन रेडियस ऑफ अर्थ, वो तो पता ही है भाई, मीन रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6400 किलोमीटर, मीटर में हालांकि हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ दिस पॉइंट, ओहो देखो बोला मैंने, इस अर्थ के सरफेस से बाहर वो पॉइंट जो भी होगा P, उसकी हाइट बता दो कितनी है, जहां पे ऐसा हो रहा है। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, ये तो कमाल है भाई, कमाल है सर, ये मतलब ये एक लेंथी क्वेश्चन बन गया अगर एक तरीके से देखा जाए। जब भी आप इस पॉइंट पे हाइट पे, अगर आप अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हैं ना, सरफेस पे, तो ये होता है Gm रेडियस ऑफ अर्थ, बस ये हो जाना था। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो ना बॉस, हाइट पे निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा Gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, तब ये बनेगा, सॉरी माइनस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, r प्लस h, तो ये बनेगा। फिर हमें ये निकालना है, लेकिन हमें यहाँ मास नहीं पता, g नहीं पता, ये रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी स्मॉल g दे रखा है, उसके टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें पता है g इक्वल टू होता है Gm/r स्क्वायर, और यहाँ पे g अगर किसी हाइट पे निकालोगे तो r नहीं लेंगे, केवल r प्लस h का होल स्क्वायर लेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। और हाइट वाला ये पोटेंशियल ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो ये इसका एक्चुअल कंसेप्ट। अच्छा सर ये एक्चुअल है, यस, लेकिन अगर इसको फास्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हो ना, मैं आपको बता दूं गोस, जो आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पे
अर्थ के सरफेस से बाहर किसी हाइट पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर वो गिवन हो, ये गिवन है, अगर ये गिवन हो तो उस पॉइंट पे ही जो हाइट पे है, हाइट वाला ले लेते हैं इसको, हाइट वाला पोटेंशियल, हाइट वाला जी, वो ही ले लो, इनटू आर प्लस एच ले लो। और पोटेंशियल हमेशा ग्रेविटेशनल नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा ये। बस ये इसका यूज करके और इस फॉर्मूले का यूज करके ये बनेगा ये, तो ये याद रखो, जल्दी होगा, अदरवाइज तेल निकल जाएगा क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते करते। यस, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बॉस। अब तो टेंशन ही खत्म है। देखो हाइट पे पोटेंशियल दे रखा है -5.1 टू 10⁻7 और ये भी दे रखा है 6.4, और हमें पता है 6400 इंटू 10⁻³ प्लस एच निकालना है। बस इसको सॉल्व कर लेना, माइनस से माइनस तो वैसे भी कैंसिल ही हो रहा है ना बॉस, इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों आप। तो 5.1 टू 10⁻7 नीचे लेके आ जाओ 6.4, इधर बचेगा 6400 और ये 64 इंटू 10⁵ लिख लो प्लस एच। बस पहले इसको डिवाइड करना, फिर इसको इधर लेके आना, एच बचेगा, वही आपका आंसर होगा बच्चों। अगर मैं आपको बता दूं जो एच की वैल्यू है यहाँ पे 1600 किलोमीटर आएगी। चेक करना इजी है, सॉल्व कर लोगे। ये देखो पूरा कैंसिल कर सकते हो आप यहाँ से, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन ध्यान है। मेन है कंसेप्ट, कैसे करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अर्थ के सरफेस से बाहर किसी हाइट पर पोटेंशियल गिवन है तो उसी हाइट पे जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं दे रखी तो निकालनी पड़ेगी, फिर कैलकुलेशन पड़ेगी, तब हाइट निकालो, बेस्ट है। अदरवाइज ये और ये फॉर्मूला कंबाइंड करके वेरी टाइम टेकन मैन, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी, द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम। इजी भी था लेकिन डिफिकल्ट और लेंदी था। लेंदी, डिफिकल्ट मतलब लेंदी था, लेकिन हमने उसको मस्त बना दिया। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, उड़ा डालो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको भी देखेंगे, उसकी कहानी अपनी जुबानी है कि नहीं, जो हम चाहते हैं। यस बच्चों, मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को हम इंतजार कर रहे थे कि वो भी आए। आ गया, देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी याद आया? यस, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अर्थ इज दिस। हमें पता ही है कि भाई अर्थ के सरफेस से अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस से हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ, इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट टू बी 1/3 एंड द रेडियस ऑफ अर्थ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर हम एक प्लैनेट लेने, ये हमारी अर्थ है, और अगर हम एक किसी अदर प्लैनेट की बात करें और उसकी जो रेडियस है प्लैनेट की, लेट्स सी इसकी रेडियस अर्थ की है, अर्थ की रेडियस को हम r मान लेते हैं और प्लैनेट की जो रेडियस है उसको हम r2 मान लेते हैं। वो बोल रहा है अगर वो 1/3 हो जाए यानी r/3 हो जाए अर्थ की रेडियस की, एंड मास बी 1/6 दैट ऑफ अर्थ, और इसका मास अगर m1 है m, और इसका मास हो जाए अर्थ के मास का 1/6, तो बताओ उस प्लैनेट से अगर प्रोजेक्ट करूं उसको मैं, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? है कि नहीं? समझ गए होंगे सर, एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है, रेडियस और मास को चेंज करा रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला है, कोई मेहनत नहीं है। एस्केप वेलोसिटी का बेसिक सिंपल फॉर्मूला होता है 2gm/r। कूल, जब अर्थ के सरफेस से फेंके, अगर अर्थ के सरफेस से बाहर किसी हाइट से फेंकेंगे तो r प्लस एच भी लेना पड़ेगा, बट अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं तो हम इसको अर्थ के सरफेस के लिए v1 मान लेंगे और ये m1 या r1, प्लैनेट के लिए v2 वाले टर्म्स यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे v1/v2 अंडर रूट में, यहाँ लिखेंगे m1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m1/n2, रेडियस इनवर्स लिया तो r2 ऊपर जाएगा r1, 2 वाला टर्म्स प्लैनेट का, 1 वाला टर्म्स अर्थ का, हो गया। ये कितनी है सर? 11.2। v2 सर निकालनी है, अंडर रूट में सर क्या करेंगे, m1 मास ऑफ अर्थ, m2 क्या है सर, m/6 हो गया भाई, इनटू रेडियस r2 कितनी होगी, r/3 हो गया भाई, इनटू r, कैंसिल कैंसिल, हाँ। तो यहाँ पे बचा 6 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आप देखोगे √2 आ गया, यानी 11.2/v2। ओ माय गॉड, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो आएगी 11.2/√2। और अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ये है क्या, अगर मैं आपको बताऊं ये है क्या, याद करो जो एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। यानी अगर मैं यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालूं तो ve/√2 होता है, अर्थ के सरफेस से फेंकने पे 11.2/√2, तो यही तो है ये। तो इनडायरेक्टली जो हमने v2 निकाला है वो प्लैनेट से जो वेलोसिटी निकाली है वो 11/2 किलोमीटर पर सेकंड /√2 आ रही है, मतलब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगी। ओहो, मतलब सर ये कितनी आएगी निकल के, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। याद भी होना चाहिए बॉस,
कमाल हो गया सर। यस, या तो उसको सॉल्व कर लो या से भी रिलेट कर लो। और यही से एक चीज और आपको पता चल गई कि सर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में, वो होती है बच्चों, अगर आपको याद हो, बस ये 2 हटाएंगे आप, Gm/r। और अगर स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना है तो आप लिखेंगे √Gr। अगर एस्केप वेलोसिटी को लिखोगे आप √2Gr। सब पता है आपको। क्वेश्चन कैसे करना है बिल्कुल क्लियर है बॉस, सब पता है आपको है कि नहीं। तो अब ये तो हुआ जब मास गिवन हो, लेकिन अगर किसी प्लैनेट की डेंसिटी की बात करें बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, वीई जी और आर पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। स्मॉल जी अभी बताया था मैंने डेंसिटी के टर्म्स में क्या होता था, 4/3 पाई रो जी आर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस्केप वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी, देखो 2g की वैल्यू 4/3, राइट, पाई रो जी आर इंटू एक आर अंदर पहले से ही है, आर का स्क्वायर होगा, हमें रो से मतलब है और आर बाहर आएगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अंडर रूट रो। वेरी इंपॉर्टेंट। एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट के अर्थ हो चाहे कोई भी हो, उसकी डेंसिटी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन होंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करना बॉस, v1/v2 r1/r2 अंडर रूट रो1/r2 रो1/रो2। बहुत क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इसमें नहीं आया बट बहुत आते हैं, तो मैंने सब कुछ आपको रिवाइज करा दिया रिगार्डिंग टू दिस। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, सब कुछ आपके सामने है, क्वेश्चन कैसा भी आए आपके सामने है, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, और रिवीजन भी तो कर दिया। अब चले लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आ रहा है, आएगा यार, क्या बात कर रहे हो। और बॉस वो लास्ट कंसेप्ट जहां से ये चैप्टर शुरू होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो तो हमने डिस्कस चीज नहीं किया था सर, वो तो आता है बट उसका एप्लीकेशन ऑसम होता है, वो भी आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, जरूरी है, बनता है, एंड करेंगे बेहतरीन न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। ओके गाइस, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, उसकी साइड लेंथ हमने स्मॉल एल मान लिया है, उसके हर कॉर्नर पे मास रखा है, उसने बोला किसी एक मास पे नेट फोर्स जो है ना वो दे रखा है। मान लिया इस पे नेट फोर्स निकालना है, देखो अगर इस पे निकालना है 1 2 3, 3 पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला बंदा अपनी तरफ खींच लेगा। तो 3 फोर्स है, F1 F2 F3। अगर इसको 1 2 और इसको 3 मान लो, इस पे जो नेट फोर्स आएगा ना बच्चों वो निकाल लो पहले आप। देखो नेट फोर्स, एक फोर्स इधर, एक इनका जो रिजल्टेंट है वो इसी लाइन पे आएगा, इन दोनों का, और इन दोनों के बीच के 90 एंगल है, 90 डिग्री का, और ये मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो √2 टाइम्स आएगा F1 का। तो यहाँ पे F3 प्लस √2 टाइम्स ऑफ F1 एक ही उस पे है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता है, दैट इज Gm1m2/r²। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो उसका नेट फोर्स कितना लग रहा है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है। व्हाट इज दैट, वो कितना गिवन है सर, हमें नेट फोर्स जो दे रखा है उसकी वैल्यू क्या है सर, वो दे रखी है बच्चों 2√2 + 1। ये दे रखा है कि ये फोर्स आएगा 2√2 दैट इज +1/32, ओके। और ये आएगा Gm²/L, कैपिटल L स्क्वायर। और यहाँ F3 की वैल्यू पुट करनी है। F3 क्या है, इसके और इसके बीच फोर्स, यानी हम लिखेंगे Gm² हो जाएगा क्योंकि मास सेम है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी स्मॉल L ये भी स्मॉल, तो ये √2L आएगी ना, यानी √2L का क्या करेंगे सर, होल स्क्वायर, प्लस √2 इंटू ये फोर्स जो इधर को खींच रहा है और ये इसको इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल L है, मास सेम है, मास सेम है, तो वो भी हमें पता है सर, Gm², उनके बीच के डिस्टेंस तो L² ही है सर। बस इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व करो। यहाँ पे पूछ रहा है ये जो साइड आपने मानी है ना इसकी स्क्वायर की स्मॉल L, वो कैपिटल L के टर्म्स में बताओ। तो बच्चों सॉल्व कर लेना, ये 4 टाइम्स आएगी, सिंपल। बस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल था, उसका आपने यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं मस्त तरीके से। दिस इज द वे टू हैंडल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये था ग्रेविटेशन के सारे कॉन्सेप्ट इस सीरीज के थ्रू। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे सीखे होंगे, आप अप्लाई करेंगे और इसका बेस्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए सब बदलने वाली है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। दुआ करूंगा आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और खुश रहेंगे, सीखते रहेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका इंतजार फिर से करूंगा बच्चों। ये सीरीज आपके लिए जो हमने बनाई है ये इसलिए पर्पस से बनाई है कि रिवीजन भी हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चों को आ जाए और फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर वो कर सके। जो नए बच्चे हैं, मेरी बुक अगर नहीं देखी है, नहीं लिया भाई, सब कुछ है उसमें, शॉर्ट ट्रिक से लेकर डायरेक्ट फॉर्मूले से लेके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा आपको। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, अपनी प्रैक्टिस ना छोड़े दोस्तों। कोई दिक्कत आती है तो बता सकते हो कमेंट करके,
राइट? बहुत ज़रूरी है और अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दिया करो यार, हमें अच्छा लगता है फिर, राइट? आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में आपको बेस्ट स्कोर दिलाने के लिए। ऑल द बेस्ट।